हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हूँ? माई सेल्फ विष्णु सोनी, ओ साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा आप लोग रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं नहीं? तो जो बच्चे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको मैं इतना ज़रूर प्रॉमिस कर देता हूँ बेटा कि हम लोग जब जो फाउंडेशन का जो बेस हम लोग जो क्लियर कर रहे हैं उसमें आपके 4 चांद लगने वाले हैं। इट मीन्स जब बच्चा बेसिक चीज़ों को बेटा सीख जाता है तो फिर आगे जब भी नए कोई कंसेप्ट आते हैं तो उन कंसेप्ट की थीम समझ जाता है बच्चा। और जो बच्चा नहीं देख रहा है, सोच रहा है कि आगे देखेंगे, तो बेटा ये ड्यूरेशन है, ये सब कुछ निकल जाएगा। 10th तक और 11th 12th के अंदर बेटा बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। 10th तक बहुत एक लिमिट का मैटर होता है, चैप्टर भी लिमिट के होते हैं, उनका बेस भी बहुत सिंपल होता है, लेकिन यहाँ बेटा लेवल बहुत बड़ा होता है। और जिस लेवल की आप लोग बात कर रहे हो, आप लोग फाउंडेशन के अंदर आ रहे हो, तो फाउंडेशन बेटा वेरी सिंपल है। जब सिस्टेमेटिक चलोगे तो सिंपल है, और बेटा आज पढ़े 4, फिर 3 दिन नहीं पढ़े, फिर 5 दिन बाद पढ़ोगे तो फिर बेटा वो तो वैसी ही होने वाली है। क्लियर? तो एक मेरा आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी स्टडी जो है उसको रेगुलर करें। नियमितता सफलता में उड़ान लगाने वाला कंसेप्ट है। नियमितता, रेगुलरिटी बेटा बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है। ये चीज़ आप लोग समझते होंगे, मैं इस चीज़ को कोई नई नहीं बता रहा बेटा, लेकिन नियमितता बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ इस साइंस के अंदर, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डिस्कस करते हो, तो इसमें तो बहुत रेगुलरिटी का सबसे बड़ा रोल होता है। आप लोग एक कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप लोग बेटा नियमितता रखोगे तो कम कम पढ़ के भी काम चला सकते हैं। जैसा आप लोग अभी देख रहे हो कि हम लोग आप लोगों के लिए बेटा बहुत एक शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस दे रहे हैं। चाहते तो हम लोग बेटा एक साथ आप लोगों को 1 घंटे का वीडियो दे सकते थे, लेकिन उसको नहीं देने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि बच्चे को धीरे धीरे रिदम से जोड़ा जाता है। आप लोग 10th से 11th में आए हो, धीरे धीरे आप लोग 11th के लायक बनोगे। उन्हीं को तो मैं तो 1 घंटे पढ़ा दूंगा, लेकिन उस वीडियोज को बेटा बच्चे को समझने के लिए 1 घंटे के वीडियोज के लिए उसके पास कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए चाहिए। फिर वीडियोज को बार बार पुश करके देखेगा, फिर उसको समझेगा, फिर नोट करेगा। तो उस जो हम लोग 1 घंटे का वीडियो आपके लिए दें तो उसके लिए 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे तक भी बच्चा कंज्यूम कर देता है। उसके बाद फिर क्या होता है, बच्चा 3 घंटे जब एक ही सब्जेक्ट के टॉपिक को कर रहा होता है तो उसका अगले सब्जेक्ट के साथ जुड़ाव हट जाता है कि अब 3 घंटे पढ़ लिया, बहुत हो गया। या फिर बच्चा क्या करता है, बीच में इस वीडियो को ब्रेक कर देता है, कल देखेंगे, बहुत टाइम हो गया। तो फिर उसका रिदम टूट जाता है। रेगुलरिटी जो हम लोग चाह रहे हैं वो रेगुलरिटी टूट जाती है। तो उसके लिए बेटा हम लोग ने यही एक प्लान किया है आप लोगों के लिए कि हम लोग एक शॉर्ट ड्यूरेशन के फिलहाल वीडियोज आपको दें, उसके बाद उनको हम लोग धीरे धीरे उनका ड्यूरेशन बढ़ाएं, क्योंकि आपकी रेगुलरिटी बन जाएगी। जब रेगुलरिटी आप लोगों की बेटा बन गई तो उसके बाद हम लोग उनको आसानी से आपको जो मैटर देना चाहेंगे वो आपके चाहे 1 घंटे का दें, 2 घंटे का दें, आप जुड़ाव हो गया, आप उस चीज़ को समझने लग गए, तो बहुत इजी गोइंग तरीके से आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। क्लियर? तो ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ऑफलाइन अपना एक रोल देती है, ऑनलाइन अपना एक रोल देती है। तो ऑनलाइन में बेटा बच्चे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि कंटिन्यू वो उस मोबाइल से, लैपटॉप से आप जुड़े हुए रहते हो ना, तो नेटवर्क माइंड में भी वाइब्रेशन लेके आता है। तो ये थोड़ा सा हमें इस चीज़ को भी समझना है ना। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचें कि भाई हम लोग देख रहे हैं कि सर 20 मिनट का वीडियो जा रहा है, कभी 15 मिनट का रहा है, वो आपके लिए बेटा प्लान किया है फिलहाल ना। चाहते तो हम लोग भी दे सकते थे कि आप लोग, क्योंकि कई जगह कंपेरेटिव करोगे तो कई जगह दिखाने को केवल ये दिखावा है,
उस दिखावे के लिए 1 घंटे का वीडियो भेज देते हैं, 45 मिनट का वीडियो भेज देते हैं, लेकिन पीछे बाद में मालूम चलेगा जो हम 15 मिनट का भेज रहे हैं, जब रिक्वायरमेंट थी उसका ड्यूरेशन बढ़ाने की, फिर एक बार वहाँ उस ड्यूरेशन को कम कर दिया जाता है। क्लियर? तो इन चीज़ों पे आपको कोई फोकस नहीं करना, हमें तो अपने एक रिदम से चलना है, रेगुलरिटी से चलना है। तो रेगुलरिटी पे हम लोग देखते हैं बेटा, जो हम लोग लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा, वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि हम कई ऐसे बेस डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे है कहीं ना कहीं यूजेबल होंगे ना, उनको हम लोग फिलहाल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आपके वो टॉपिक चल रहा था पादपों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लियर बेटा? पादपों के वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के अंदर बेटा हम लोग कई आधारों पर पादपों को वर्गीकृत कर चुके थे, उन्हें बांट चुके थे। अब हम लोग जो एक नया आधार आज आप लोगों के सामने लेके आए हैं वो है भ्रूण के आधार पर, एम्ब्रियो के बेस पर हम लोग प्लांट को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो नंबरिंग तो आप देख लेना बेटा कौन सा चल रहा है, वो है आपके भ्रूण के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप मेरे से करोगे सर ये एम्ब्रियो है क्या, ये एम्ब्रियो भ्रूण क्या है। मैं आपसे करूंगा, आप मेरे से कर रहे होंगे। जो बच्चा जानता है वो तो नहीं कर रहा होगा, नहीं तो हम दोनों का एक क्वेश्चन आप ईच अदर एक दूसरे के मध्य में चल रहा है कि भैया ये है क्या भ्रूण, एम्ब्रियो होता क्या है। पहले तो इस चीज को समझे। तो बेटा आप लोगों ने 9-10 तक इसके बारे में मेरे हिसाब से भ्रूण के बारे में कभी सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बेसिक आपको इसके बारे में बता देता हूं, डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? क्योंकि जितना हमें अभी काम का है, रिक्वायरमेंट है, उसकी बात करते हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आवश्यकता बढ़ती है, तो आप कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हम आविष्कार कर लेंगे, ज़्यादा चीज़ें पढ़ने लग जाएंगे। अभी हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पढ़ेंगे। तो बेटा हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो पादप होते हैं या जंतु होते हैं उनके अंदर बेटा युग्मक होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नर युग्मक जो अगुणित भी होते हैं, और एक होते हैं बेटा मादा युग्मक। ये भी कैसे होते हैं बेटा, अगुणित होते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो कि दोनों ही अगुणित रचनाएं होती हैं। इन अगुणित युग्मकों के मध्य में बेटा क्या होता है, संलयन होता है, फ्यूजन होता है, और इसी संलयन की प्रक्रिया को बेटा निषेचन कहा जाता है। युग्मकों के मध्य में संलयन की प्रक्रिया को बेटा क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, या सिनगेमी भी बोलते हैं। अंग्रेजी शब्द है सिनगेमी, जो ज्यादातर पूछा यही जाता है ना, सिनगेमी के रूप में पूछते हैं, तो ये याद रखना है। और जब बेटा ये दोनों युग्मक आपस में मिल गए, जब ये दोनों युग्मक आपस में मिल गए तो मिलने के बाद जो रचना बनेगी वो बनती है युग्मनज, जाइगोट। युग्मनज जिसे अंग्रेजी में बेटा कहते हैं जाइगोट, कई बार हिंदी में भी लिख देता है वो जाइगोट है ना, तो इसलिए याद रखना है। और जो कैसी रचना बनेगी 2n, क्योंकि n + n मिले तो 2n बनेगी, स्वाभाविक बात है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट बेटा? आगे चलते हैं अपन लोग अगले कंसेप्ट को समझने के लिए। अब हमारे पास निषेचन के बाद में बेटा युग्मनज बन गया। अब इस युग्मनज के अंदर बेटा क्या होते हैं, परिवर्धन होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। और उस डेवलपमेंट के आफ्टर
एक बहुकोशिकीय रचना बेटा भ्रूण एम्ब्रियो डेवलप होती है। भ्रूण एम्ब्रियो बनता है। तो ये भ्रूण है बेटा कि भाई द्विगुणित युग्मनज में परिवर्तनों के द्वारा जो बहुकोशिकीय रचना बनती है उसे भ्रूण कहते हैं। अब हम समझना चाहते हैं बेटा कि ये जो आपके एम्ब्रियो बना, भ्रूण बना, क्या सभी पादपों में बनता है क्या सर, या कुछ ऐसे भी पादप है जिनमें भ्रूण का परिवर्धन विकास नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है? तो दो चीजें हमारे माइंड में आई बेटा। एक क्या आई, क्या सभी पादपों के अंदर भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, या कुछ ऐसे भी प्लांट ग्रुप होंगे जिनके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा? तो बेटा दोनों ही बातें हैं। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जिनमें भ्रूण बनते भी हैं और कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता है। क्लियर? एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता है। तो फिर सर क्या हुए? तो इन्हीं के तो आधार पर बात करना चाहते हैं बेटा। यही तो हम लोग आज सीखना चाहते हैं कि वो ऐसे कौन कौन से पादप हैं जिनमें भ्रूण का परिवर्तन नहीं होता है और ऐसे कौन कौन से पादप हैं जिनमें भ्रूण का परिवर्तन होता है, और जिन पादपों में भ्रूण का परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहेंगे, और जिन पादपों में भ्रूण का परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहेंगे। और इसी के आधार पर हम लोग आज बात कर रहे हैं। क्लियर? तो भ्रूण के आधार पर बेटा जो पादप होते हैं उन पादपों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है अभ्रूणीय पादप। अंग्रेजी शब्द जो होता है बेटा नॉन एम्ब्रियो फाइटा, फाइटा या फाइट्स आ जाए, कुछ भी आ जाएगा, एक ही बात है। देखिए बेटा क्या है ये। नॉन का मतलब या ए का मतलब होता है बेटा नहीं। एम्ब्रियो भ्रूणीय का मतलब क्या है, भ्रूण। और फाइटा बेटा आप लोग देख चुके हैं जब हम लोगों ने बॉटनी पढ़ी थी तो फाइटोलॉजी का था ना, वनस्पति विज्ञान को, तो फाइटा का मतलब पादप देखा था। तो पादप मतलब नहीं भ्रूण पादप। अब इनको आपस में एडजस्ट करना, व्यवस्थित करना है। कई बार पढ़ते हो ना बेटा सेंटेंस में उल्टे सीधे नंबर पे दे दो और उनको एक क्रमबद्ध वाक्य बनाना पड़े, तो वो आप लोग अरेंजमेंट करना है बस। तो ऐसे पादप जिनके अंदर भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता है उन पादपों को अभ्रूणीय पादप नॉन एम्ब्रोफाइट्स कहा जाता है। तो क्या हो गया बेटा, ऐसे पादप जिनमें भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता है। इसका मतलब इन पादपों के अंदर भ्रूण नहीं बनता है बेटा, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। क्लियर? तो उन पादपों को बेटा नॉन एम्ब्रियोफाइट्स कहा जाता है। और ये जो नॉन एम्ब्रियोफाइट्स पादप हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल जो बहुत काम का, नीट के अंदर बेटा ये क्वेश्चन पूछे। तो हम लोगों ने बेटा पढ़ा था आप लोगों के कि जो पादपों के बेटा 4 ग्रुप पढ़े थे, पढ़े या नहीं पढ़े? पादपों को 4 समूहों में बांटा था ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। तो बेटा जो पादपों का पहला समूह है थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा समूह के जो पादप होते हैं वो नॉन एम्ब्रियोफाइट होते हैं। इसका मतलब इन पादपों के अंदर भ्रूण का विकास, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तो कौन से पादप आ गए भैया? थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में मुख्यतः आते बेटा शैवाल, कवकों को भी रखा गया लेकिन उन्हें आगे चल के फिर माइकोटा जगत में रख दिया गया था, तो उनको आगे डिस्कस करें। तो ये पहला आपके अभ्रूणीय पादप। दूसरे बेटा हम लोग समूह की बात करें, दूसरा जो समूह बनाया था वो भ्रूणीय पादपों का बनाया था।
जिन्हें हम लोग बोलते थे एम्ब्रियो फाइटा या एम्ब्रियोफाइट्स ना। अंग्रेजी शब्द ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, उसको हिंदी में लिख देता है बेटा, है ना। और हमसे यही चीज़ सीखनी है, थोड़ा सा लेवल के अकॉर्डिंग चलना चालू करें, धीरे धीरे रिदम बनाएं। मैं भी आपको यूज करता हूँ इंग्लिश टर्म, आप भी बेटा, आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि धीरे धीरे इंग्लिश ज़रूर मेंशन किया करो। जब भी आप लोग ये नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में जब भी मैं जो इंग्लिश टर्म यूज करता हूँ उनको लिखें, क्योंकि कहावत होती है ना, करत करत अभ्यास के। तो बेटा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो मेरा ये प्रॉमिस है कि जब आप 11th के अंदर ही इतना इंग्लिश लिखना चालू कर दोगे कि आपको हिंदी से तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। फिर हिंदी आपको बेकार लगेगी, मैं हिंदी बोलूँगा, आप कहेंगे सर इंग्लिश में बोलूँ। क्लियर, ये मेरा प्रॉमिस है। तो थोड़ा सा यूज किया करो, क्योंकि साइंस में इंग्लिश का बहुत रोल होता है। तो एम्ब्रियोफाइटा तो क्या होंगे बेटा, एम्ब्रियो का मतलब तो वही एम्ब्रियो भ्रूण हो गया, फाइटा का मतलब क्या हो गया, पादप। तो क्या हुआ बेटा, ऐसे पादप जिनके अंदर क्या होता है, भ्रूण का परिवर्धन होता है। ऐसे पादप जिनमें क्या होगा, भ्रूण का परिवर्धन होता है, उन पादपों को भ्रूणीय पादप एम्ब्रोफाइटा कहा जाता है। तो ऐसे पादप जिनमें भ्रूण का परिवर्धन होता है, उन्हें भ्रूणीय पादप कहा जाता है। अब हमारे पास वही आता है, सर ऐसे कौन से पादप हैं। तो अब हमारे पास बेटा 3 समूह बच गए। 4 समूह थे पादपों के, एक थैलोफाइटा समूह पहले लिख दिया, अब बचे 3, तीनों को यहाँ लिख दो, दिक्कत कहाँ रही। तो कौन से बच गए हमारे पास, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। और स्पर्मेटोफाइटा में भी बेटा 2 थे पादपों को रखा गया, एक जिम्नोस्पर्म पादपों को, अनावृतबीजी पादपों को, और एक बेटा एंजियोस्पर्म पादपों को, आवृतबीजी पादपों को रखा गया। क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों के भ्रूण के आधार पर कि पादपों में भ्रूण का निर्माण होता है या नहीं होता है, भ्रूण का विकास होता है नहीं होता है, कैसे विकास होता है, ये भी हम लोगों ने समझा था। तो उसके आधार पर हम लोगों ने पादपों को बेटा 2 श्रेणियों में, 2 भागों में बांटा था, एक नॉन एम्ब्रियोफाइटा और एक आपके एम्ब्रियोफाइटा। विद एग्जाम्पल हम लोगों ने आज डिस्कस किया था। तो ये आप लोगों के नेक्स्ट आधार था पादपों का। अगले आधार को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और नए आधार के साथ हम लोग आप लोगों के साथ फिर वापस से जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।